हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, इस चैनल के माध्यम से हम बीएड के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर कर रहे हैं। यदि आप लोगों में से अन्य वीडियोस को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के जो बीएड नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। जो ये प्लेलिस्ट बन रही है, ये कमाल की प्लेलिस्ट बन रही है जिसमें बीएड का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है वो रहने वाला है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। साथियों, जो बीएड का जो पाठ्यक्रम है वो काफ़ी विस्तृत होता है। किसी एक पेपर का जो पाठ्यक्रम रहता है वो पाठ्यक्रम किसी एक पुस्तक में नहीं मिल पाता है, जिसके लिए अनेक पुस्तकें लेनी होती है। इसी चीज़ को देखते हुए हमने एक वेबसाइट बनाई है। वो वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इसको आप जैसे ही गूगल पे सर्च करते हो तो आपके सामने इस तरह का ये होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर आपके सामने ये 3 डॉट करके मेन्यू होगा। इस मेन्यू में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन खुल के आएंगे। इन ऑप्शन में एक ऑप्शन है बीएड नाम से। जैसे आप बीएड पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने बीएड का संपूर्ण पाठ्यक्रम ओपन हो जाएगा। मज़े की बात यह है कि जो ये संपूर्ण पाठ्यक्रम है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में रहने वाला है, और जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हैं। और ये जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है बीएड का पाठ्यक्रम वो टाइप फॉर्मेट में हमने पब्लिश किया है। हमें उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहने वाला है, तो इसीलिए इसको एक बार ज़रूर सर्च कीजिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। आज का हमारा टॉपिक है वो है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में हम आज बात करेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य का क्या अर्थ होता है और मानसिक स्वास्थ्य की विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या परिभाषाएं दी है, और मानसिक स्वास्थ्य जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है उसकी क्या लक्षण होते हैं, यानी कि क्या विशेषताएं होती है, और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। उन कारणों को भी इसके अंतर्गत जानेंगे। तो ये वीडियो जो संपूर्ण आज का वीडियो है वो इन टॉपिकों, इन बिंदुओं के संदर्भ में रहने वाला है। तो इन बिंदुओं को हम एक एक करके विस्तार पूर्वक जानने और समझने का प्रयास करेंगे। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ को समझने से पहले हम ये जानेंगे कि किस तरह से जो किशोरावस्था में जो परिवर्तन आते हैं छात्रों में, वो परिवर्तन एक तरह से बहुत तेज गति के साथ होते हैं। जो ये परिवर्तन बहुत तेजी के साथ होते हैं, इन तेजी के साथ होने वाले परिवर्तनों से कई बार जो विद्यार्थी है, जो छात्र है, जो बच्चा है, वो अनेक समस्याओं का उसे सामना करना पड़ता है। क्योंकि जो समस्याएं होती है वो इसीलिए उत्पन्न होती है जो इस अवस्था में जो परिवर्तन आते हैं वो बहुत तेजी के साथ आते हैं। इसीलिए जो इस अवस्था को, किशोरावस्था को, ये समस्या का काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान अनेक प्रकार की समस्याओं से छात्र को, यानी कि बच्चे को जूझना पड़ता है। इस दौरान जो जो भी परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन हो, मानसिक परिवर्तन हो, अनेक जो घटनाक्रम होते हैं वो बहुत तेजी के साथ घटित होते हैं। तो इस संदर्भ में कहीं ना कहीं जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी इससे जुड़ा हुआ होता है। वो इस परिप्रेक्ष्य में जुड़ा हुआ होता है जब अनेक जो घटनाक्रम जो घटित होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं वो बहुत तेजी के साथ होते हैं। तो इन कारणों से एक तरह से कई बार बच्चों के सामने ऐसी समस्याएं आती है जो उन समस्याओं में जो बच्चा है इस तरह से कई बार फंस जाता है उस जाल में कि जिसे उस दौरान, उस संदर्भ में जो बच्चा है वो मानसिक रूप से अस्वस्थ भी प्रतीत होने लगता है। मानसिक रूप से असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। इस तरह से जो असंतोष की भावना है वो बच्चों के, छात्र के एक तरह से मन में एक तरह से घर कर जाती है। तो इस संदर्भ में मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। इस दौरान विशेषकर कब, एक किशोरावस्था में मानसिक स्वास्थ्य भी एक तरह से बच्चों को प्रभावित करता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में अब हम ये जानेंगे कि किस तरह से जो मानसिक स्वास्थ्य है उसका अर्थ क्या होता है, उसको समझेंगे। सबसे पहले जो मानसिक स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए वो हम सामान्यतः
जो मानसिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य के मस्तिष्क के रूप में एक तरह से ये देखा जाता है किस तरह से मानव के मस्तिष्क में एक तरह से जो नकारात्मक जो क्रियाएं हैं, घटनाक्रम है, उनका जो प्रभाव पड़ता है, जिस संदर्भ में एक तरह से ये देखा जाता है वो मानसिक रूप से डिस्टर्ब होता है, वो उसमें असंतुलन होता है। सामान्यतः मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति उसे कहते हैं जो समाज में अच्छी तरह से वो व्यवहार करता हो, यानी कि समाज के साथ वो अच्छी तरह से वो रूबरू हो, अच्छा उसका व्यवहार हो, वह व्यक्ति एक तरह से मानसिक रूप से स्वस्थ कहा जाता है। उसका व्यवहार है, वो व्यवहार उसके परिवार समाज के साथ उसका जो व्यवहार होता है वो एक तरह से संतुलित होता है, अच्छा व्यवहार होता है। उस व्यक्ति को ही हम एक तरह से मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कह सकते हैं। वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है जिसमें शारीरिक रोगों, उलझनों, निराशाओं, विश्वास आदि से जो मुक्त होता हो, उस व्यक्ति को हम स्वस्थ कहते हैं। यानी कि जो उसके मानसिक रोग है और उलझनें होती है, निराशाएं होती है, अविश्वास का जो भाव होता है, जब इनसे परे वो कोई भी व्यक्ति इनसे परे यानी कि इनसे मुक्त होता हो, वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ कहा जाता है। जो मानसिक जो निराशाएं होती है, कई बार निराश होता है व्यक्ति, अगर वो उस निराशा को वो आसानी से उसका समाधान नहीं निकाल पाता है तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है। हर समय वो निराशा से अगर घिरा होगा, वो उलझनों में उलझा रहेगा और उसकी अनेक प्रकार के जो मानसिक रोग होते हैं उससे ग्रसित रहेगा, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अस्वस्थ होगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में इन सब से जब मुक्त होगा, किन से मुक्त होगा? मानसिक रोग, उलझने, निराशाएं, अविश्वास और घृणा भाव, इस तरह से अगर वो इनसे मुक्त होगा तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ कहलाएगा। मानसिक स्वास्थ्य में हमारा भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण इसमें शामिल होता है, जिसमें कि क्या होता है, जो ये हमारे सोचने, समझने और महसूस करने तथा कार्य करने की जो क्षमता होती है वो प्रभावित करता है। कौन? मानसिक स्वास्थ्य। जो मानसिक स्वास्थ्य है उस परिप्रेक्ष्य में इसमें सामाजिक कल्याण भी इसमें शामिल है। उस सामाजिक कल्याण वही व्यक्ति कर पाएगा जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, और जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होगा उसके सोचने, समझने और महसूस करने की जो क्षमता होगी वो भी अच्छी होगी, और साथ ही साथ वो जो कार्य करने की क्षमता वो भी प्रभावित होती है। किससे? मानसिक स्वास्थ्य से। जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होगा वो कहीं ना कहीं एक तरह से वो उसकी जो कार्य करने की जो क्षमता होगी वो भी अच्छी होगी, उच्च उसकी कार्य करने की क्षमता होगी। तो इस तरह से मानसिक स्वास्थ्य का ये अर्थ है। अब हम मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषाओं के संदर्भ में बात करते हैं कि किस तरह से जो मानसिक स्वास्थ्य की जो परिभाषाएं हैं, अलग अलग विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी है उसके संदर्भ में बात करते हैं। सबसे पहली परिभाषा को हम देखें तो वो है लेंढल के अनुसार। लेंढल के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य एक तरह से करने की योग्यता आती है। यानी कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ लेंढल ने ये कहा है कि वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता आती है। यानी कि वास्तविकता के धरातल पर और वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य, जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होगा वो कहीं ना कहीं वास्तविक धरातल में वास्तविकता के साथ वो इस तरह से संबंध स्थापित करेगा, इस तरह से उसका सामंजस्य वो बैठाएगा किस तरह से उसके लिए वो अनुकूल हो। तो इस संदर्भ में जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है वही ये सामंजस्य स्थापित कर पाता है। अगली परिभाषा हेडफील्ड के अनुसार वो कहते हैं कि संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। यानी कि हेडफील्ड के अनुसार जो संपूर्ण व्यक्ति है वो एक तरह से पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। यानी कि इसमें जो व्यक्ति की जो संपूर्ण क्रियाविधि है, क्रियाशैली है और कार्य करने की एक विधि है, वो एक तरह से कहीं ना कहीं जो वो व्यवस्थित तरीके से करता है अपने कार्य को, कार्य पद्धति को, तो उस तरह से उसकी जो कार्यशीलता है
वो कहीं ना कहीं जो मानसिक स्वास्थ्य है वो ही उसको परिलक्षित करता है। तो इस संदर्भ में ये कुछ विद्वानों के अनुसार जो ये मानसिक स्वास्थ्य की जो परिभाषा है उसको हमने ये देखा है। अब हम इसके बाद मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में अगर हम देखें तो उसमें हम ये देखेंगे कि मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसकी क्या विशेषताएं होती है, कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो व्यक्ति स्वस्थ होगा मानसिक रूप से उसकी क्या विशेषताएं हैं जिससे हम ये कह सकें ये व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है। सबसे पहले सहनशीलता। सहनशीलता के परिप्रेक्ष्य में अगर हम ये देखें कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होगा उसमें जो सहनशीलता होगी वो काफ़ी उच्च मात्रा में होगी। कई बार जो व्यक्ति है उसको असफलता हाथ लगती है, तो इस असफलता की स्थिति में अपने आप को वो काबू करता है और अपने आप को उस समय वो एक तरह से इस तरह से काबू करता है अपनी भावनाओं में, अपने उस तरह के रिएक्शन में एक तरह से वो अपने आप को संभालता है जिससे कि वो चीज़ें उसके लिए सकारात्मक होती है। वो एक तरह से हड़बड़ी में उस तरह से वो रिएक्ट नहीं करता है जिस तरह से कौन करता है, जो व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ होता हो। तो इस तरह से जो मानसिक रूप से जो व्यक्ति स्वस्थ होता है उसमें ये सहनशीलता का भाव पाया जाता है, ये सहनशीलता का गुण पाया जाता है कि वो हर चीज़ को एक तरह से सहनशीलता के साथ वो चीज़ों के साथ रिएक्ट करता है और वो इस तरह से उसके साथ पेश करता है, उस तरह से उसका एक तरह से समाधान निकालता है हर संदर्भ में जो उसके साथ घटित होने वाली क्रियाएं होती है अलग अलग अवसरों पर। वो इस तरह से उन चीज़ों को डील करता है जिसमें वो इस चीज़ को परिलक्षित करता है कि उसमें सहनशीलता वास्तव में है। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है उसमें सहनशीलता का जो ये गुण होता है वो पाया जाता है। दूसरा है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास के परिप्रेक्ष्य में हम ये देखते हैं जो व्यक्ति स्वस्थ होता है मानसिक रूप से स्वस्थ होता है उसमें ये देखा जाता है कि वो अपने जो उसकी क्षमता है जो उसकी योग्यता है उसको आसानी से पहचान लेता है। वो जानता है कि मेरी क्या क्षमता है, मेरी क्या योग्यता है, उसको पहचानता है और उसके अनुसार वो आगे के निर्णय लेता है, आगे की जो कार्य है वो करता है। वो ये सब कौन कर सकता है, जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। जो व्यक्ति मानसिक रूप में एक तरह से अस्वस्थ होगा उसमें एक तरह से आत्मविश्वास का जो गुण है वो नहीं पाया जाएगा। वो एक तरह से अपनी योग्यता और क्षमता को नहीं पहचान पाएगा। तो ये भी एक तरह से जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है वो इसमें आत्मविश्वास का गुण पाया जाता है और ये एक विशेषता होती है। तीसरा है सामंजस्य की योग्यता। सामंजस्य की योग्यता देखी जाए, जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है वो अपने परिवार, समाज और जो क्रियाएं करता है, जो अनेक प्रकार के विचार होते हैं उनके बीच एक तरह से वो सामंजस्य बैठा पाता है। वो सामंजस्य वही बैठा पाएगा जो मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। जो व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ होगा वो सामंजस्य नहीं बैठा पाएगा, जो लोगों के साथ तालमेल नहीं बैठा पाएगा। जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है वो अलग अलग क्रियाएं होती है, अलग अलग घटनाक्रम होते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, परिवार हो, समाज हो, इन सब के बीच सामंजस्य तालमेल वो बैठा पाता है और इस तरह से वो उन चीज़ों के साथ वो अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। तो इस संदर्भ में ये सामंजस्य की योग्यता है। अब चौथा है वो है निर्णय लेने की क्षमता। निर्णय लेने की क्षमता, जो व्यक्ति मानसिक रूप से जो स्वस्थ होगा उसकी जो निर्णय लेने की क्षमता होगी वो अच्छी होगी। वो इस तरह से निर्णय ले पाएगा कि क्या उसके लिए अपने लिए अनुकूल और परिवार तथा समाज के लिए अनुकूल है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए वो निर्णय लेता है ताकि उसे बाद में इस चीज़ का पछतावा ना हो जाए कि ये निर्णय मैंने क्यों लिया। इन सब को वो ध्यान में रखकर कोई भी जो निर्णय लेता है वो निर्णय लेता है, वही निर्णय अच्छे निर्णय माने जाते हैं। जो निर्णय कहीं ना कहीं सभी को लेकर के वो ध्यान में लेकर लिए जाते हैं। जो व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है वो व्यक्ति एक तरह से जो निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी ही निम्न स्तर की होती है। वो जो व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है वो जो निर्णय लेता है वो निर्णय एक तरह से हड़बड़ी में लेता है,
एक तरह से वो जल्दीबाजी में लेता है, जिसका खामियाजा उसे और परिवार को और उसके जो समाज है उसको भुगतना पड़ता है। कई बार जो ये खामियाजा यो काफ़ी ही संतोषजनक होता है। तो पांचवा है वो है आत्मसम्मान की भावना। आत्मसम्मान की भावना के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो वो है कि किस तरह से जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है वो समाज के साथ, परिवार के साथ पेश आता है। जब वो पेश आता है समाज, परिवार के साथ, समुदाय के साथ, तो वो इस तरह से जो पेश आता है तो उस दौरान वो इन चीज़ों का समावेश करता है इनमें कि करुणा और ममता, इन चीज़ों का वो समावेश करता है, जिससे क्या हो सके, उसको बदले में एक तरह से आत्मसम्मान मिल सके। वो ये अपेक्षा करता है कि परिवार, समाज, समुदाय उसे एक तरह से आत्मसम्मान दे। आत्मसम्मान को ध्यान में रखते हुए वो एक तरह से जो भी कार्य करता है वो कार्य आत्मसम्मान को ध्यान में रखकर करता है, जिससे उसे आत्मसम्मान मिले। ये सब कौन कर सकता है? जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा उसे एक तरह से आत्मसम्मान की कोई चिंता नहीं होती है। तो इस तरह से ये एक विशेषता है। छठा है वो आत्म मूल्यांकन की क्षमता। आत्म मूल्यांकन की क्षमता, जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है वो कहीं ना कहीं आत्म मूल्यांकन करता है। उसके जो आत्म मूल्यांकन करने की जो क्षमता होती है वो अच्छी होती है। कई बार जब उसे असफलता मिलती है तो असफलता के दौरान वो ये अपना मूल्यांकन करता है, ऐसे कौन कौन से कारण है जिससे मुझे एक तरह से असफलता हासिल हुई है, और ऐसे कौन कौन से चीज़ें हैं जिसमें मुझे सुधार की आवश्यकता है। इन सब संदर्भों के देखते हुए वो अपना आत्म मूल्यांकन करता है और आगे अपने आप में सुधार करने का प्रयास करता है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ होगा वो व्यक्ति अपना आत्म मूल्यांकन नहीं कर पाएगा। तो इस संदर्भ में जो आत्म मूल्यांकन की जो क्षमता है वो एक तरह से जो व्यक्ति स्वस्थ होता है उसकी एक अपनी विशेषता होती है। अब हम इसके बाद वो बात करेंगे कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जो कारण है उसके संदर्भ में बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जिसमें हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे परिवार से संबंधित। परिवार से संबंधित जो कारण है उन कारणों को इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि किस तरह से बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। हम सब ये जानते हैं कि जो बच्चा है, जो बालक है, वो उसका जो समय है वो औसतन कहीं ज़्यादा उसका जो समय है वो परिवार में गुजरता है, उसकी परवरिश परिवार में होती है। इसीलिए जो परिवार है, परिवार कहीं ना कहीं बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने में वो एक तरह से उसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है परिवार का। किस तरह से परिवार की जो क्रियाएं हैं, घटनाएं हैं, उसकी जो उसके साथ जो परवरिश का जो एक पूरा उसका समय काल है वो किस तरह से गुजरा है, क्या क्या किस किस तरह से बच्चों के साथ उसका जो पालन पोषण की पद्धति है, पालन पोषण के जो नियम है, वो एक तरह से पूरी चीज़ें उससे समाहित होती है, जिसको लेकर के एक तरह से बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। उन सब को हम आज इसके अंतर्गत जानेंगे कि किस तरह से परिवार से संबंधित ऐसे कारण हैं जो बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जिसमें सबसे पहला कारण है वो है परिवार की निर्धनता। परिवार की निर्धनता यानी कि परिवार की निर्धनता अगर देखी जाए, अगर कोई परिवार निर्धन है और निर्धन परिवार अगर होगा तो उस परिवार में जो बच्चे की जो परवरिश होगी वो परवरिश कहीं ना कहीं अभाव में होगी। जो परिवार है वो अभाव से ग्रसित है। जब वो परिवार अभाव में है तो ऐसी स्थिति में जो बच्चे की जो अनेक आकांक्षाएं हैं और जो बच्चे की जो ज़रूरत है वो ज़रूरतें पूरी नहीं होगी। जब बच्चे की ज़रूरतें पूरी नहीं होगी, उसका जो परवरिश है वो अभाव में होगी, तो ऐसी स्थिति में जो बच्चा है, बच्चा अपनी तुलना अन्य लोगों से करता है। तो इस दौरान क्या होता है, बच्चे में हीन भावना का एक जो भाव है वो पैदा हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में अनेक समस्याओं से बच्चा ग्रसित होता है। तो इन सब को चलते कहीं ना कहीं जो बच्चे का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी प्रभावित होता है। तो इस तरह से जो परिवार की जो निर्धनता है वो भी बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है।
दूसरा है वो है परिवार का कठोर शासन। परिवार का कठोर शासन वो इस संदर्भ में है, जिस माहौल में बच्चे की परवरिश हो रही है, अगर इस माहौल में बच्चे की जो परवरिश हो रही है इसमें अगर लचीलापन नहीं है, कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती पर बच्चे के ऊपर थोपी जा रही है, ज़रा ज़रा सी अगर गलती करता है बच्चा तो उस दौरान उसको एक तरह से दंड दिया जाता है, उसको फटकार दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो बच्चा है वो एक तरह से कुंठित महसूस करता है। जब बच्चा कुंठित ही महसूस करेगा तो मानसिक स्तर पर वो अनेक तरह से वो परेशान होगा, जिस कारण से कई बार वो इस तरह से उन समस्याओं में ग्रसित हो जाएगा जो आगे चलकर एक बहुत गहरी समस्या को वो जन्म देता है। तो इस संदर्भ में अगर देखा जाए जो परिवार का जो कठोर शासन है वो एक तरह से बच्चे का जो स्वास्थ्य है उसको प्रभावित करता है। तीसरा है वो माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार। माता पिता का पक्षपातपूर्ण जो व्यवहार है वो भी कहीं ना कहीं बच्चों का जो स्वास्थ्य है उसको प्रभावित करता है। अगर यदि परिवार में बहुत सारी संतानें होती है, उनके बीच अगर पक्षपात किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जिन बच्चे के साथ वो पक्षपात किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे में एक तरह से घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। जब वो घृणा का भाव उत्पन्न होगा तो वो अनेक ऐसे अनैतिक कार्य भी करने लगता है, जिससे कि एक तरह से मानसिक स्वास्थ्य पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से जो माता पिता का जो पक्षपातपूर्ण जो व्यवहार है वो भी कहीं ना कहीं बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। चौथा है वो है माता पिता की अत्यधिक जो ममता है। माता पिता की अत्यधिक ममता होती है, यदि बच्चे का जो परवरिश हो रही है वो बड़े प्यार दुलार के साथ होती है और किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, यानी कि एक उन्नत आर्थिक समृद्ध परिवार में उसकी परवरिश होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है अगर आगे चलकर उस बच्चे को अगर उसे असफलता मिलती है तो उस असफलता का वो एक तरह से उसका समाधान नहीं निकाल पाता है, उसको हैंडल नहीं कर पाता है। तो इस तरह से अगर वो उस दौरान वो अपने साथ वो सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएगा तो ऐसी स्थिति में उसे अनेक प्रकार के मानसिक रोगों से उसे ग्रसित होना पड़ेगा। कई बार वो ऐसी तरह से डिप्रेशन की स्थिति में चले जाता है। तो इस संदर्भ में कहीं ना कहीं जो माता पिता की वो अत्यधिक जो ममता होती है वो भी बच्चों के जो स्वास्थ्य है उसको भी प्रभावित करती है, जो बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य होता है उसको प्रभावित करती है। पांचवा है वो है माता पिता के ऊंचे आदर्श का प्रभाव। माता पिता के कुछ ऊंचे आदर्श होते हैं और माता पिता ये चाहते हैं कि जो उसके बच्चे हैं उसके बच्चे उन ऊंचे आदर्शों का पालन करें, और यदि वो बच्चे उन ऊंचे आदर्शों का पालन करने में असफल होते हैं तो कई बार जो वो बच्चे हैं वो मानसिक रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जो माता पिता के जो ऊंचे आदर्श है वो भी कहीं ना कहीं बच्चों के जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से परिवार से संबंधित ये 5 ऐसे कारण हैं जो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अब हम इसके बाद विद्यालय से संबंधित ऐसे कारणों को जानेंगे कि जो बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, क्योंकि परिवार के बाद जो प्रत्यक्ष रूप से जो बच्चा जो रूबरू होता है वो विद्यालय से होता है। तो विद्यालय से संबंधित ऐसे कुछ कारणों को जानना भी जरूरी है जो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हो, जिसमें कि सबसे पहले वो है विद्यालय का वातावरण। विद्यालय का वातावरण, इस परिप्रेक्ष्य में यदि विद्यालय का वातावरण एक तरह से कठोर होगा, एक उसमें लचीलापन नहीं होगा, कुछ चीज़ें जो विद्यार्थी में थोपी जाती हो, तो ऐसे संदर्भ में क्या होगा, जो बच्चा है बच्चा अपने आप को एक तरह से कुंठित महसूस करेगा। वो अपने ऊपर ऐसे सोचेगा कि जैसे मेरे ऊपर बोझ होगा, कुछ चीज़ें उससे ज़बरदस्त की जा रही हो। तो इस संदर्भ में भी कहीं ना कहीं जो विद्यालय का जो वातावरण है, विद्यालय में अगर वातावरण लचीला नहीं होगा, बच्चों के अनुकूल वो वातावरण नहीं होगा, तो इस परिप्रेक्ष्य में भी जो विद्यालय का जो वातावरण है वो विद्यार्थियों के जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको प्रभावित करता है। दूसरा है वो है अनुचित पाठ्यक्रम।
अनुचित पाठ्यक्रम, यदि विद्यालय में जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है वो पाठ्यक्रम विद्यार्थी के केंद्र में रखकर वो नहीं बनाया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ पाठ्यक्रम की खाना पूर्ति पूरा करने के लिए किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में जो उसका बोझ है वो एक तरह से विद्यार्थी के ऊपर अनावश्यक पड़ता है, जिससे कि ओवरऑल डेवलपमेंट जो बच्चों का है वो रुक जाता है। ऐसी स्थिति में कई बार जो विद्यार्थी है वो मानसिक रोगों से ग्रसित होने लगते हैं, अनेक प्रकार के मानसिक असंतोष दिखाई देने लगते हैं, जिस संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि जो अनुचित पाठ्यक्रम है विद्यालय में वो भी कहीं ना कहीं बच्चों के जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको प्रभावित करता है। दोषपूर्ण शिक्षण विधि, दोषपूर्ण शिक्षण विधि और इस परिप्रेक्ष्य में यदि जो शिक्षण विधि है, शिक्षण की जो पद्धतियां हैं, यदि वो शिक्षण की पद्धतियां एक तरह से विद्यालय में जो शिक्षण विधियां होती है वो शिक्षण विधियां यदि एक तरह से विद्यार्थी को केंद्र में रखकर नहीं है तो कहीं ना कहीं वो समस्याएं उत्पन्न करता है। यदि वो सिर्फ और सिर्फ पाठ्यक्रम को पूरा करने का उसका एक मकसद है तो वो एक तरह से विद्यार्थी के ऊपर बोझ बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जो दोषपूर्ण जो शिक्षण की विधियां होती है, जो सिर्फ और सिर्फ पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए उसका एक मकसद होता है, वो भी विद्यार्थी के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। पांचवा है दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली। दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली किस संदर्भ में है? विद्यालय में अलग अलग समय परीक्षाएं आयोजित की जाती है। यदि उन परीक्षाओं का मकसद केवल तो केवल ये होगा कि जो उन्हें विद्यालय में चीज़ें रटाई जाती है उसके आधार पर मूल्यांकन यहाँ पे किया जा रहा है, तो इस संदर्भ में जो बच्चा एक तरह से तार्किक क्षमता एवं वो अपनी पूर्ण ओवरऑल जो वो डेवलपमेंट करना चाहता है अपने अंदर, उन चीज़ों पर एक तरह से वो हस्तक्षेप करता है, ऐसी दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली, जिससे कि क्या होता है बच्चों का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो तो रुक ही जाता है। उनमें वो दोषपूर्ण शिक्षण जो परीक्षा करने की जो पद्धतियां हैं वो एक तरह से बाधा बन जाती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में कई बार विद्यार्थी जो अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं और वो एक तरह से वो उन्हें ये महसूस होने लगता है कि जो परीक्षाएं हैं वो हमारे ऊपर बोझ है, उस बोझ को वो ढोते रहते हैं। तो इस संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि जो विद्यार्थी का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी दोषपूर्ण जो परीक्षा प्रणाली वो प्रभावित करती है। पांचवा है शिक्षक के व्यक्तित्व का प्रभाव। शिक्षक के व्यक्तित्व का प्रभाव भी कहीं ना कहीं जो बच्चों के जो मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। यदि कोई शिक्षक जो शिक्षा विद्यालय में दे रहा हो या अन्य संस्थानों के माध्यम से जो शिक्षा दे रहा हो, यदि वो शिक्षक कहीं ना कहीं उसमें एक स्थिरता नहीं है, उस शिक्षक में एक तरह से उसका संपूर्ण क्रियाशैली वो संतुलित नहीं है, शिक्षक एक तरह से डिस्टर्ब चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा वो शिक्षक विद्यार्थियों के ऊपर एक तरह से कठोरता से पेश आएंगे, विद्यार्थियों को छोटी छोटी चीज़ों को लेकर वो दंड देंगे। तो इस संदर्भ में जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी के ऊपर अनावश्यक जो दबाव होगा वो बढ़ेगा। तो इस संदर्भ में जो शिक्षक का जो व्यक्तित्व का जो प्रभाव हुआ है वो भी कहीं ना कहीं जो छात्रों के या बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो इस तरह से ये विद्यालय से संबंधित ऐसे कारण हैं जो एक तरह से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अब हम इसके बाद तीसरा जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि समाज से संबंधित ऐसे कारण जो एक तरह से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले बच्चा जो परिवार में उसकी परवरिश होती है, उसके बाद वो विद्यालय से उसका रूबरू होता है। जब वो समाज में जाता है तो वो समाज में जब जाता है, समाज भी कहीं ना कहीं उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है समाज। और जब वो महत्वपूर्ण योगदान यानी कि सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में योगदान निभाता है तो कहीं ना कहीं समाज के कुछ ऐसे रीज़न होते हैं जिससे कि वो बच्चों पर नकारात्मक भी प्रभाव डालता है, जिससे कि वो मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को परिलक्षित करती है। तो इसमें जो समाज से संबंधित जो कारण होते हैं उसमें ये देखा जाता है जिस समाज में उसकी परवरिश हो रही है, जिस समाज से वो बच्चा आता है, यदि उस समाज में जटिलता है, उस समाज में कुछ चीज़ों को लेकर प्रतिबंध है जिससे बच्चे का विकास होता हो,
तो ऐसी स्थिति में जो बच्चा है उस समाज में कुंठित महसूस करेगा। उसको हर करने की जो इच्छा होगी उस पे अगर बंदिश होगी तो ऐसी स्थिति में उसे एक तरह से परेशानियां झेलनी पड़ेगी। उस समाज में हर चीज़ को लेकर ऐसे कठोर नियम होंगे जिससे एक तरह से जो विकास होता है बच्चे में वो विकास में वो बाधा बने। तो ऐसी स्थिति में जो उस समाज में जो बच्चा है उस बच्चे के जो मानसिक स्वास्थ्य है वो प्रभावित होता है। चौथा है वो है व्यक्ति के व्यक्तिगत कारक। व्यक्ति के अपने ऐसे व्यक्तिगत कारक भी होते हैं जिससे मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। वो ऐसे व्यक्तिगत कारक अनेक कारक हो सकते हैं जिसमें कि शारीरिक अपंगता, किसी शारीरिक अंग को लेकर जिससे उसे एक तरह से पेन होता हो, जब उसे दर्द हो रहा हो तो कहीं ना कहीं वो दुखी है, उसके मन में उसका वो एक तरह से उसको लेकर कहीं ना कहीं वो असंतोष में है। उन चीज़ों को लेकर जो भी उसके व्यक्तिगत कारण है, व्यक्तिगत शारीरिक पीड़ा हो और ये सब व्यक्तिगत कारण जो कहीं ना कहीं व्यक्ति को एक तरह से मानसिक रूप से परेशान करती हो, तो ये व्यक्तिगत कारण भी जो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य है उसको प्रभावित करते हैं। तो इस संदर्भ में इस वीडियो के अंतर्गत हमने ये जाना है कि मानसिक स्वास्थ्य का क्या अर्थ है, मानसिक स्वास्थ्य की विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं को जाना है और मानसिक स्वास्थ्य जो एक तरह से मानसिक रूप से जो व्यक्ति स्वस्थ होता है उसकी क्या विशेषता है और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों को इसके अंतर्गत हमने बिंदुवार जानने का प्रयास किया है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो काफ़ी उपयोगी रहा होगा और यदि अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।